हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए और उसके साथ ही साथ जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के प्रोज से मैंने उन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। मैं उनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो दोनों एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, खास करके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इनको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको अच्छे से पढ़िए। तो मैंने जो है लगभग 20 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ना है। ये ऑल चैप्टर्स यानी प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इनको मैं यहाँ कवर करूंगा और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इनकी तैयारी करवाऊंगा। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बच्चों आपको कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी मिलेंगे, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हम एक प्रश्न को एक बार पढ़ लें वो तैयार हो जाएगा। जिस चीज को आप बार बार टारगेट करोगे, ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आप जितनी बार क्वेश्चंस को देखोगे, जितनी बार पढ़ोगे, समझ लीजिए कि वो आपके अवचेतन मन में एकदम से स्टोर हो रही है। आप अगर नहीं भी पढ़ते हो लेकिन बार बार वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर पड़ी रहेगी और बोर्ड एग्जाम के लिए जब आप जाओगे तो तुरंत आपके सामने जो है, ठीक है, आपकी नजरों के सामने वो सारा क्वेश्चन दौड़ने लगेगा और आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। तो लेंचो की एकमात्र समस्या, लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी उम्मीद क्या थी। ठीक है, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी और उसकी समस्या क्या थी। तो बहुत ही छोटा सा आंसर है, द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड ruined लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो हैवी हेल स्टॉर्म यानी जो बहुत भारी ओलावृष्टि हुई थी, भारी ओलावृष्टि के कारण लेंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। ruined मीन्स होता है नष्ट होना, नष्ट हो गई थी। तो ये तो लेंचो की समस्या हो गई और उसकी उम्मीद क्या थी, सो ही वाज सैड, इसलिए जो है लेंचो बहुत दुखी था। और हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी एकमात्र जो उम्मीद थी, एकमात्र होप यानी आशा थी, वो भगवान से मदद थी। ठीक, तो छोटा सा 2 लाइन का आंसर है कि ओलावृष्टि, भारी ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, वो बहुत दुखी था और उसको केवल और केवल भगवान के मदद की उम्मीद थी। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, और उस पत्र को किसने रिसीव किया, एंड व्हाट डिड ही डू, और फिर उसने क्या किया। ठीक है, तो देखिए, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined बाय हेल स्टॉर्म। तो जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरीके से, कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से, ruined माने नष्ट हो गई थी। ठीक है, नष्ट होना, ruined मीन्स नष्ट होना, बर्बाद होना, बाय हेल स्टोन्स, जो बारिश के पत्थर यानी ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि से जो है लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो गई थी। ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड वुड हेल्प हिम, उसका मानना था यानी उसका विश्वास था कि केवल भगवान उसकी मदद करेंगे। सो ही रोट हिम ए लेटर फॉर हेल्प, इसलिए उसने जो है लेंचो ने भगवान को अपनी मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखा। ठीक है, तो उसकी फसल नष्ट हो गई और उसको केवल किससे उम्मीद थी, भगवान से, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है, इसको भी लर्न कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। पोस्ट मास्टर यानी जो पोस्ट मास्टर था, डाकघर का जो मेन मुखिया यानी मुख्य जो पोस्ट मास्टर था, उसने लेंचो के लिए पैसे को कैसे इकट्ठा किया। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। ठीक, तो उसने लेंचो के लिए पैसों को कैसे इकट्ठा किया। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर है, द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। पोस्ट मास्टर ने कुछ पैसे अपने कर्मचारियों से इकट्ठा किए। फिर और क्या, ही हिमसेल्फ गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, फिर उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने स्वयं भी दिया। ठीक है,
उसने स्वयं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। ही आल्सो मेड सेवरल ऑफ फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट फॉर नोवेल काज, और फिर उसने अपने कई सारे मित्रों से भी, सेवरल फ्रेंड्स यानी बहुत सारे मित्रों से भी इस, ठीक है, नोबेल काज यानी भले भले काम के लिए, जो अच्छा काम होता है, इस अच्छे काम के लिए उसने अपने बहुत सारे मित्रों से भी योगदान करने के लिए कहा। कंट्रीब्यूट मीन्स होता है योगदान, ठीक है, योगदान करना यानी हिस्सा देना। तो कितने लोगों ने दिया? उनके कर्मचारियों से कुछ पैसे उसने इकट्ठा किया, अपनी सैलरी का भी हिस्सा दिया, और अपने बहुत सारे मित्रों से भी इस अच्छे काम के लिए, अच्छे कर्म के लिए, भले काम के लिए भी योगदान करने के लिए कहा। तो इस तरीके से पोस्टमास्टर ने लेंचो के लिए पैसे इकट्ठा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी मंडेला के ओपिनियन से, मंडेला के विचार से एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए। तो मंडेला की दृष्टि से एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो देखो, मंडेला थिंक्स, मंडेला के विचार से, यानी मंडेला का कहना है, मंडेला सोचते हैं दैट कि द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी, यानी ग्रेटेस्ट मतलब होता है द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो सबसे बड़ी, ठीक है, और रियल यानी वास्तविक। तो मंडेला के हिसाब से एक राष्ट्र की सबसे बड़ी और वास्तविक संपत्ति इसके लोग हैं, उस देश के लोग यानी उस देश के नागरिक हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर, फाइनर मीन्स होता है अच्छा, फाइन मीन्स अच्छा, और फाइनर मीन्स अच्छों से भी अच्छा, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। ट्रूअर, ट्रूअर मीन्स होता है सच्चा। देन द प्योरेस्ट डायमंड, और जो सबसे शुद्ध हीरा होता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा अच्छे और सच्चे देश के नागरिक होते हैं। तो प्योरेस्ट मीन्स होता है सबसे शुद्ध, यानी सुपरलेटिव डिग्री है तो मतलब सबसे ज्यादा शुद्ध। तो देश के नागरिक जो होते हैं वो एक शुद्ध हीरे से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे होते हैं, ये मंडेला का मानना है। मंडेला को जानते हैं आप लोग, लेसन में पढ़ा होगा कि मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी विचारधारा वाले वो एक, इस मतलब कह लीजिए विश्व के एक अमूल निधि थे मंडेला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी किसी मनुष्य या भगवान के बनाए गए नियम से कब तक मंडेला जो है परेशान नहीं हुए। ठीक, मंडेला जो है कब तक परेशान नहीं हुए किसी मनुष्य या भगवान के बनाए हुए नियम से। तो देखते हैं इन द चैप्टर, इस पाठ्यक्रम में, जो आपका पाठ्यक्रम है कौन सा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आजादी के लिए एक लंबी यात्रा। तो इसको मंडेला जी ने स्वयं लिखा है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक चैप्टर में जो है, जो नेल्सन मंडेला जी ने स्वयं लिखा है, ही सेज, वह कहते हैं, आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, यानी जहां तक मैं जानता हूं कि मैं हर तरीके से आजाद पैदा हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री यानी मैं हर तरीके से आजाद पैदा हुआ था जहां तक मैं जानता हूं। एज लॉन्ग एज, ठीक है, आई ओबेड माई फादर, और जब तक, ठीक है, जब तक मैंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया। एंड एबाइडेड, एबाइड मीन्स होता है बच्चों पालन करना, किसी चीज को निभाना, रीति रिवाज को निभाना। एंड एबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैंने अपने जो है कबीले के रीति रिवाजों को भी निभाया, यानी मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनके बातों को माना, और अपने कबीले, ट्राइब मीन्स होता है कबीले की रीति रिवाजों को भी निभाया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी भी बनाए गए कानून या भगवान के द्वारा किसी भी बनाए गए नियम या कानून से परेशान नहीं था। यानी मंडेला जी का कहना है कि जब तक मैंने कबीले और अपने पिताजी की बातों को माना, तब तक मैं किसी भी नियम या कानून से, चाहे वो भगवान के द्वारा बनाया गया हो या किसी मनुष्य के द्वारा, तब तक मैं परेशान नहीं हुआ। तो ये आपका बहुत ही प्यारा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के दौरान जो छोटा सीगल था उसको, उसने क्या अनुभव, ठीक है, क्या अनुभव हुआ।
उसने क्या अनुभव जाना अपनी पहली उड़ान के दौरान। तो देखिए, फॉलिंग फ्रॉम द लेज, लेज मीन्स होता है चट्टान और फॉल मीन्स होता है गिरना। तो उस चट्टान से गिरने के बाद, चट्टान से कहां गिरा था? हवा में। तो उस चट्टान से गिरने के बाद द सीगल वाज टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स होता है डरना। वो जो सीगल था वो बहुत ज्यादा डर गया था। बट सून ही स्टार्टेड सोरिंग, लेकिन तुरंत बहुत जल्द ही उसने उड़ना शुरू कर दिया। सोर मीन्स होता है बच्चों ऊपर नीचे उड़ान भरना, ठीक है। उसने उड़ना शुरू किया एंड देन फ्लाइंग, और फिर और अच्छे से उड़ना शुरू कर दिया। ही फॉरगॉट, और वह भूल गया। फॉरगॉट मीन्स क्या होता है? भूलना। और वह भूल गया कि, ठीक है, ही डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, वह यह भूल गया कि वह हमेशा से जो है ऐसा पहले नहीं था कि वो उड़ सके। जब वो उड़ने लगा तो वो भूल गया कि वो पहले से ऐसा नहीं था कि वो उड़ना जानता हो। हिज फियर सून टर्न्ड इनटू कॉन्फिडेंस, और उसका जो डर था वो बहुत जल्द ही उसके विश्वास में, उसके आत्मविश्वास में बदल गया। एंड देन इनटू अम्यूजमेंट, और फिर उसके जो है खुशहाली में परिवर्तित हो गया। उसका डर किस में बदल गया? पहले तो उसके विश्वास में बदला और फिर खुशहाली, उसकी प्रसन्नता में बदल गया। एज ही वॉज लैंडिंग, और जब वह उतर रहा था, लैंड में होता है किसी सतह पर उतरना, और जब वह उतर रहा था, ठीक है, ही वॉज अफेयर्ड, तो फिर वो थोड़ा सा डरा, क्योंकि अभी तो उसने उड़ना सीखा था। जब वो उतर रहा था तो वो फिर थोड़ा सा डरा। बट सून बिकेम एट ईज, लेकिन यह जो है बहुत आसान हो गया, बहुत जल्द यह भी आसान हो गया। इट वॉज ए मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से यह उसके लिए एक यादगार पहली उड़ान थी। मेमोरेबल मीन्स होता है यादगार, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सीगल के लिए उसकी पहली उड़ान यादगार बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड द सीगल्स फैमिली मॉक एट द यंग वन। जो सीगल की फैमिली है वो उस छोटे बच्चे पर क्यों तंज कस रहे थे, उसका क्यों मजाक उड़ा रहे थे। मॉक मीन्स होता है किसी का मजाक बनाना, ठीक है बच्चों, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। तो सीगल का परिवार जो है उस छोटे से सीगल का मजाक क्यों बना रहा था? तो देखिए, दो यद्यपि जो है द यंग सीगल्स टू ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर कंफर्टेबल इन देयर फ्लाइट आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड बाय देयर पेरेंट्स। तो यद्यपि जो उसके दोनों भाई और बहन थे, उनके माता पिता यानी पेरेंट्स के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद, ठीक है, ट्रेन करने के बाद वो दोनों बड़ी आसानी से उड़ान भर चुके थे, ठीक। द यंग सीगल हिमसेल्फ फेल्ड, लेकिन जो छोटा सीगल था वो स्वयं से क्या हो गया? फेल हो गया उड़ान भरने में। टू सेड हिज, ठीक है, डिफिडेंस, वह अपनी उड़ान भरने में जो सीगल था वो स्वयं फेल हो गया, ठीक है। ही वॉज टेरिबल स्केयर्ड ऑफ द सी, और वह बहुत भयानक तरीके से यानी बहुत बुरी तरीके से समुद्र को देख के डर भी गया। सो ही बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ मॉकिंग विथ हिज फैमिली फॉर हिज फेलियर टू फ्लाई विथ देम, और इस तरीके से वह अपने परिवार के उड़ने के, ठीक है, उड़ने के फेलियर जो वो नहीं उड़ पाया, और अपने परिवार के बीच में वो मजाक बनकर रह गया, ठीक है, मजाक का एक वस्तु बनकर रह गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है उसके परिवार वाले उसे जो है उसके फेलियर, जो उड़ नहीं पाया उनके साथ, उसके फेलियर के लिए उसको चिढ़ा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द पायलट इनकाउंटर ऑन हिज वे टू इंग्लैंड। विमान चालक ने इंग्लैंड के लिए, जब वो इंग्लैंड जा रहा था तो उसने रास्ते में किस चीज का सामना किया? इनकाउंटर में सामना करना। Where was he at that time, और जब उसने सामना किया किस चीज का और इस समय वो कहां था? तो देखिए, द पायलट यानी विमान चालक इनकाउंटर्ड ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, पायलट ने जो है बहुत बड़े बादलों का सामना किया। एंड द स्ट्रोमी वेदर व्हेन ही वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस। तो जब पायलट यानी विमान चालक पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था, तब उसने बहुत जो है बड़े से काले बादलों और तूफानी मौसम का सामना किया, ठीक है। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वह काले पहाड़ की तरह प्रतीत हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। कौन? वो काले बादल। ही रियलाइज्ड, फिर उसने अनुभव किया, दैट इट वाज नॉट एन इजी फ्लाइट, कि यह एक आसान उड़ान नहीं थी। ही वाज स्टिल एट एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट एयरपोर्ट, और वह अभी भी जो सबसे नजदीकी हवाई पट्टी, हवाई अड्डा था, उससे लगभग 1 घंटे की दूरी पे था, ठीक है।
तो वो अभी कहाँ था, 150 किलोमीटर पेरिस से दूर, और जो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा था उससे लगभग 1 घंटे दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। अपनी डायरी में एनी फ्रैंक अपने पिताजी के बारे में और अपनी दादी के बारे में क्या कहती हैं, ठीक है। तो देखिए, एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर सी हैड एवर नोन। जहां तक एनी फ्रैंक जानती थी, यानी जहां तक एनी फ्रैंक ने जाना था, ठीक है, उसके पिताजी उसके लिए सबसे अच्छे पिताजी थे। जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो ऐसे एनी फ्रैंक के लिए भी उसके पिताजी, जहां तक वो जानती थी, सबसे अच्छे जो है व्यक्ति थे, सबसे अच्छे पिताजी थे। एनी हैड कन्फाइडेड इन हर डायरी, फिर एनी जो है अपनी डायरी में बताती है, ठीक है, दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स इवन आफ्टर हर डेथ एंड हाउ मच सी लव्ड हर। फिर वो अपनी डायरी में ये भी बताती हैं कि कोई नहीं जानता कि वो अपनी दादी के मरने के बाद उसको कितना याद करती हैं, ठीक है, कितना उनके बारे में सोचती हैं, और वह कितना जो है अपनी दादी से प्यार करती थी, ठीक। तो ये जो है अपनी दादी के बारे में और पिताजी के बारे में एनी का कहना है अपनी डायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एनी फ्रैंक ऐसा क्यों कहती हैं कि जो पेपर होता है, कागज, उसके पास लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्य होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे बुक्स हो, चाहे आपकी कॉपीज हो, चाहे आपकी डायरी हो, जितना पेशेंस उसके पास रहेगा किसी व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। कारण एक तो पहली चीज, वो निर्जीव ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज आप उसमें लिखोगे एकदम सिक्योर है, वो किसी से कहने नहीं जाएंगी जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पलट के ना देखे, ठीक। लेकिन अगर आप अपनी कोई सीक्रेट्स किसी अन्य व्यक्ति को बताते हो, तो वो आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन एक खतरा तो रहता है ना कि वो तीसरे व्यक्ति से कह सकता है। इसलिए देखो क्या है आपका आंसर, एनी बिलीव्स, एनी का विश्वास है, ठीक है, दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली। यानी एनी का विश्वास है कि पेपर के पास जो है लोगों की अपेक्षा ज्यादा जो है धैर्य होता है, क्योंकि वह एनी को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनती हैं, ठीक है, एंड साइलेंटली, और एकदम शांतपूर्वक, धैर्यपूर्वक और शांतपूर्वक जो उसकी डायरी है वो एनी को सुनती है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल एंड आल्सो बिकॉज सी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स। वह जो है अन्य लोगों की तरह, जो अदर पीपल है यानी अन्य लोगों की तरह रिएक्ट, यानी किसी बात का प्रत्युत्तर नहीं देती हैं। इसलिए जो है वो अपनी डायरी में अपने सीक्रेट्स को, जो उनके सीक्रेट्स हैं, जो सीक्रेट बातें होती हैं, ठीक है, जो गुप्त बातें होती हैं, वो अपनी डायरी में वो बताती हैं या लिखती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। कूर्ग किस चीज के लिए फेमस है, ठीक। कूर्ग एक प्लेस था, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हो तो कूर्ग एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा स्थान है इंडिया का, ठीक है। लेकिन वो किसके लिए फेमस है, तो देखिए, इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स। तो कूर्ग जो है अपनी कॉफी बागानों, जो बाग होते हैं, बगीचे, ठीक है, उसको स्टेट्स बोलते हैं। तो कूर्ग अपनी कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और जो सदाबहार वर्षा वन होते हैं, सदाबहार तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे वृक्ष या ऐसे वन जो पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, हरियाली जिनमें रहती है, वो सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। एंड स्पीसीज, और जो जातियां होती हैं। तो कूर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, कूर्ग अपने कॉफी के बागानों, सदाबहार वर्षा वनों और अपनी जो है विभिन्न प्रकार की जातियों के लिए प्रसिद्ध है। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विथ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और जो कूर्ग है इसका लगभग 30% जो एरिया है, हिस्सा है, वो सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है, ठीक है। पीपल ऑफ कूर्ग आर इंडिपेंडेंट, और कूर्ग के जो लोग हैं वो स्वतंत्र एंड ब्रेव, और बहादुर हैं। तो कूर्ग के लोग कैसे हैं, स्वतंत्र हैं और बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो जो आपका चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उस चैप्टर में जो पैडर और कबाई शब्द आया है उसका क्या मतलब है, वो किस चीज के लिए है, ठीक है। तो देखिए,
द बेकर्स वेयर रिफर्ड टू एज पैडर इन द सिटी ऑफ गोवा। गोवा शहर में जो बेकर्स होते थे, पाव बनाने वाले, उनको पैडर कहा जाता था, ठीक है, उनको पैडर नाम से पुकारा जाता था। दीज बेकर्स वोर ये पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कबाई। और ये जो बेकर्स होते थे, यानी जो पैडर बेकर्स होते थे, वो एक विशेष, एक अनोखी प्रकार की जो है कपड़े पहनते थे, ड्रेस पहनते थे। पेक्यूलर मीन्स होता है बच्चों अनोखा या विशेष। तो ये जो वेकर्स होते थे, इनको एक अनोखा ड्रेस पहनने के लिए दिया जाता था, ठीक है। इट वाज सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है, रीचिंग डाउन टू द नी। ये एक सिंगल पीस की फ्रॉक टाइप की होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सेफ को होटलों में देखा होगा, या आप लोगों ने जो है जितने भी वो फास्ट फूड बनाने वाले होते हैं अच्छी दुकानों पे, वो एक ऐसे फ्रॉक टाइप का पहनते हैं, बांधते हैं, ताकि जो सामान है जो बना रहे हैं, चटनी सॉस है, वो उनकी कपड़ों में ना टच हो, ठीक है। तो वही चीज, वही फ्रॉक टाइप का जो है गोवा में पैडर, यानी जो बेकर्स होते थे उनको पैडर कहा जाता था, और वो लोग जो फ्रॉक पहनते थे उस फ्रॉक को कबाई कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, व्हिच एरिया इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड मार्शल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर। यानी जो प्राउड मार्शल रेस, यानी जो मार्शल पुरुष जातियां हैं और जंगली जीव हैं, ठीक है, पुरुष जो मार्शल पुरुष विशेष जातियां हैं और जंगली जीव हैं, उनका निवास क्या है, उनका निवास कौन सा है, व्हिच एरिया इनहेबिटेड, यानी उनके जो निवास है वो क्या है। तो देखिए, कूर्ग इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। तो कूर्ग जो है वो मार्शल पुरुष, जो मार्शल पुरुष होते हैं और सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर, उनका निवास स्थान कूर्ग है। मार्शल इस एक प्रकार की विशेष जनजाति होती है, ठीक है, जो कूर्ग क्षेत्रों में रहती थी। तो वहां पर उनका निवास स्थान क्या था, कूर्ग। कौन कौन रहता था, ब्यूटीफुल वोमेन, मार्शल पुरुष और जंगली जीव, ठीक। कूर्ग होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और जो कूर्ग के घर होते थे, कूर्ग घरों में आतिथ्य सत्कार का जो है परंपरा थी। आतिथ्य का मतलब होता है बच्चों, जब कोई मेहमान आपके यहाँ आता है तो आप बड़े आदर भाव से उसका मान सम्मान करते हैं, वो होता है आतिथ्य सत्कार। तो कूर्ग के घरों में भी ऐसी परंपरा थी कि आतिथ्य, सुना होगा आप लोगों ने, इंडिया में कहावत है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि जो है देवता के समान होता है। तो कूर्ग के घरों में भी मेहमानों को विशेष जो है मान सम्मान दिया जाता था, यानी आतिथ्य सरकार जो है सत्कार की क्या थी, परंपरा थी, ठीक। तो ट्रेडिशन में होता है बच्चों परंपरा, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सेवा या आदर भाव या फिर आतिथ्य का सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना, ठीक है। दे आर मैनी टेल्स ऑफ फोल्योर रिलेटेड टू पीपल ऑफ कूर्ग। और जो कूर्ग के जितने लोग हैं, इनकी अनेक वीर गाथाएं हैं, अनेक कहानियां हैं, ठीक है। वहां के पुरुषों की, यानी वहां के लोगों की अनेक बहुत सारी जो है वीर गाथाएं, बहुत सारी जो है अच्छी उनके पूर्वजों की कहानियां भी प्रचलित हैं। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ द सैक चेंज मैक्सवेल लाइफ। यानी सैक में क्या होता है, बोरा या बोरी, आप लोगों ने देखा होगा ना, घरों में होता है बोरा, बोरा टाइप का। तो सैक में होता है बोरा या बोरी। तो बोरा को खोलकर, बोरी को खोलकर मैक्सवेल की जीवन जो है कैसे चेंज हो गया, ठीक। मैक्सवेल का जीवन जो है कैसे बदल गया उस बोरे को खोलकर। तो देखिए, द सैक कंटेन्ड ये टेम्ड वोटर। उस बोरी में एक जो है पालतू ऊदबिलाव था। ओटर मीन्स क्या होता है, ऊदबिलाव, ठीक है। और टेम्ड मीन्स होता है बच्चों पालतू। तो उस बोरी में एक जो है क्या था, पालतू ऊदबिलाव था। इट चेंज्ड मैक्सवेल्स लाइफ कंप्लीटली। जिसने जो है, यानी उस ऊदबिलाव ने मैक्सवेल के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। एज, क्योंकि ही वाज इनहेल्ड बाय द ओटर, क्योंकि जो है वो मैक्सवेल जो था वो उस ऊदबिलाव से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, यानी मंत्रमुग्ध हो गया। इनहेल्ड में होता है किसी चीज को देख के जो है
कह लीजिए कि अपनी नजरों को गड़ाए रखना, उसमें एकदम खो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध। तो मैक्सवेल ने जब उस ऊदबिलाव को देखा बोरी खोलकर तो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया। ही फेल इन लव विथ द ओटर, और वह ऊदबिलाव के जो है प्यार में, वो इतना प्यारा था कि उसके प्यार में, ठीक है, पड़ गया। हिज लाइफ स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड दैट ओटर, फिर मैक्सवेल का जो जीवन था वो उस ऊदबिलाव के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो जब उसने बोरा खोला तो उसको क्या मिला, एक ऊदबिलाव मिला। ऊदबिलाव से वो मंत्रमुग्ध हुआ, उससे बहुत प्यार करने लगा और उसका सारा जीवन उस ऊदबिलाव के आसपास घूमने लगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था क्या था, ठीक है, वो छोटी सी लड़की थी, अपने दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी, घर के बाहर क्या हो रहा है, तो कौन सी घटनाएं हो रही हैं, गली में क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, यही सब देखती थी। तो यही उसका फेवरेट पास टाइम था, ठीक है। तो देखिए, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ डोरवे, यानी वल्ली का फेवरेट जो पास टाइम था, समय गुजारना था, वो घर के दरवाजे पर खड़े रहना, ठीक है, ऑफ हर हाउस, अपने, ठीक है, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, ठीक है, गली में बाहर क्या हो रहा है, क्या घटना चल रही है, यही वल्ली का फेवरेट पास टाइम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के लिए सब सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। वल्ली जब बस में चढ़ी तो उसने क्या किया, ठीक है, यानी वल्ली बस में चढ़ने के बाद उसने क्या किया। तो देखिए, सी गॉट इनटू द बस एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी थ्रोली। वह जब वल्ली बस में चढ़ी, यानी वल्ली बस में चढ़ी, ठीक है, और उसने सभी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, ठीक है। तो थ्रोली मीन्स क्या होता है, ध्यानपूर्वक, उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीजों को देखा। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, और जब उसने बाहर देखा, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द, ठीक है, कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। और जब उसने बाहर झांका, यानी बाहर देखा, तो उसने देखा कि उसकी जो खिड़की का जो है, खिड़की के पास जो ये जो है आपका कैनवास, यानी जो एक ढकने वाला एक वो होता है कैनवास टाइप का, जैसे आपने देखा होगा एक वो लगा होता है, चद्दर वगैरह लगा होता है ना, या फिर एक कवर करने वाला एक कपड़ा होता है, उसको कैनवास बोलते हैं। तो जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि जो कैनवास था खिड़की को ढकने वाला, वो थोड़ा सा कटा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कि वो बस में चढ़ी और उसने सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखा, और जब उसने बाहर देखा, जब उसने बाहर झांका तो देखा जो कैनवास है वो थोड़ा सा कटा हुआ है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, Where did Buddha teach his first sermon? बुद्ध ने अपना पहला भाषण, सरमन मीन्स क्या होता है, पहला उपदेश, भाषण नहीं बोल सकते बच्चों, इसका मतलब होता है उपदेश। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, ठीक है। तो देखिए, ए पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडिवल बुद्धिस्ट, यानी जो मध्य युगीन, ठीक है, बुद्ध है, ठीक है, बुद्ध कला है। आर्ट इज द बुद्धा प्रीचिंग हिज फर्स्ट सरमन इन ये डियर फॉरेस्ट। तो मध्य युगीन बौद्ध कला में, ठीक है, बुद्ध ने जो है अपना सबसे पहला भाषण दिया, कहाँ पे दिया, इन ये डियर फॉरेस्ट, एक जो है हिरण्य जंगल, जंगल का क्या नाम था, हिरण्य जंगल, एट सारनाथ, जो सारनाथ में था, नॉर्थ ऑफ बोधगया, बोधगया के उत्तर में। वेयर ही हैड एक्सपीरियंस एनलाइटमेंट ऑफ सम वीक्स प्रायर, जहां उन्होंने कुछ हफ्तों पहले जो है ज्ञान का अनुभव किया। तो बुद्ध ने अपना पहला भाषण बोधगया के उत्तर में सारनाथ के हिरण्य नामक जंगल में, ठीक है, अपना पहला भाषण दिया। जो मध्ययुगीन बुद्ध कला है, ठीक है, उस दौरान उन्होंने हिरण्य नामक जंगल में, जो सारनाथ में है, बोधगया के थोड़ा उत्तर में है, वहां अपना पहला भाषण दिया। और यहीं पर उन्होंने कुछ हफ्तों पहले उन्हें इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का अनुभव हुआ था, ठीक है। तो पहला भाषण कहां पे दिया, हिरण्य नामक जंगल में, जो सारनाथ में स्थित है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज लोमो कम टू, ठीक है,
चुबकोज हाउस, हाउ डज चुबको रिएक्ट टू हिज अराइवल। देखिए जो लोमो है वो चुबको के घर क्यों जाता है, ठीक, और चुबको ने उसके आगमन पर कैसा रिएक्ट, ठीक है, कैसा रिएक्शन किया, ठीक है, कैसा व्यवहार किया। तो लोमो और चुबको, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, अगर आपने पढ़ा हो तो कह रहा है कि लोमो जब चुबको के घर जाता है, ठीक है, तो क्यों जाता है और जब उसके घर पहुंचता है तो चुबको उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो देखिए आंसर देखिए, लोमो कम्स टू चुबकोज हाउस टू आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। तो लोमो चुबको के घर आता है, ठीक है, उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए, ठीक है। तो शादी के लिए चुबको की बेटी का हाथ मांगने के लिए लोमो उसके घर, ठीक है, आता है। चुबको इज रेदर सरप्राइज्ड एट दिस सडन अनएक्सपेक्टेड विजिट। और चुबको इस प्रकार से अचानक से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड यानी बिना किसी उम्मीद के उसके इस आगमन पर एकदम से क्या होता है, सरप्राइज, आश्चर्य हो जाता है। एंड हिज फॉर्मल गेटअप, और वो, ठीक है, देखता है एकदम से वो फॉर्मल गेटअप यानी फॉर्मल कपड़ों में है। बट ही बिहेव्स वेरी पोलाइटली एंड लविंगली विथ लोमो, लेकिन वह लोमो के साथ बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत ही प्यार पूर्वक व्यवहार करता है, ठीक है। कैसा व्यवहार, बहुत ही पोलाइटली और लविंगली। तो ये आपका आंसर है। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है कि जब हम शादी के लिए किसी के घर जाते हैं तो सूट बूट अच्छे कपड़ों में जाते हैं ना, और फॉर्मली ऐसे पहुंच गए, बता के भी जाते हैं फ़ोन करके कि हाँ चलो इस दिन आने वाले हैं। लेकिन अचानक से किसी के घर पहुंच जाएंगे और कोई व्यवस्था नहीं रहेगी तो थोड़ा सरप्राइज, क्या होंगे, इरिटेटेड तो होंगे ही। लेकिन यहाँ पे जो है चुबको बहुत ही पेशेंसली से, बहुत ही पोलाइटली और लविंगली बिहेव करता है लोमो के साथ। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाफ ईयरली के लिए भी, हाफ ईयरली को टारगेट मत कीजिए। अगर मान लो हाफ ईयरली में आप एवरेज भी हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका मेन टारगेट आपका बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन लाऊंगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर दो। वहां से आपको सारा PDF और क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल जाएगा।